नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार टीचर एग्ज़ाम के लिए सबसे शानदार और सटीक एडुटेरिया का 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट आ गया है। इसका प्रैक्टिस 3 तारीख से करवाऊंगा। थोड़ा समय इसलिए ले रहा हूं ताकि शानदार डिस्कशन करा सकूं और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वह भी आपको बताऊं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। दोस्तों, तैयारी करने का शानदार तरीका यह है कि जब भी आप पढ़ें तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने हो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है उसको सारे को एक जगह रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे लिंगराज मंदिर से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जैसे लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये ध्यान रखना है। और इसका निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो ययाति केसरी ने कराया, ये ध्यान रखना है। देखिए, जानकारी तो बहुत आपको बता दूं लेकिन जो आपके याद रहे और जो एकदम सटीक है वही बताऊं। जैसे कि ये ययाति केसरी सोमवंशी शासक था, तो ये बताने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि लिंगराज का मंदिर का निर्माण ययाति केसरी ने करवाया था। ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में है। देखिए, भुवनेश्वर में 3 प्रसिद्ध मंदिर है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, पहला है लिंगराज का मंदिर है उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में। दूसरा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, वो भी उड़ीसा में है। और एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा में है। ठीक है। अब देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में ये अभी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया तो कि कितवीं शताब्दी में बना था। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कितवीं शताब्दी में हुआ था, तो 13वीं शताब्दी में हुआ था, ये ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्रा में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। देखिए, बौद्ध संगीति 4 हुआ था। ठीक है। तो पहला बौद्ध संगीति जो सब पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ कि पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, और दूसरा पूछे तो वैशाली में हुआ था, और तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक की पत्नी ने अपनी पति के लिए मकबरा बनवाया था। इसका करेक्ट आंसर है हुमायूं। हुमायूं की पत्नी ने क्या किया था? हुमायूं के लिए मकबरा बनवाया था, ये ध्यान रखना है। हुमायूं की पत्नी का नाम था हाजी बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर लंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था। इसका करेक्ट आंसर है नसरुद्दीन तुगलक के समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक भाषा में दिया था, ये ध्यान रखना है। अब महावीर स्वामी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो वैशाली में हुआ था, ये ध्यान रखना है। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। तो इसका करेक्ट आंसर है लोथल। लोथल एक बंदरगाह है जो कि गुजरात में है, ये ध्यान रखना है। भोगवा नदी के किनारे है और लोथल का खोज किया था रंगनाथ राव ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी। तो इसका करेक्ट आंसर है दीपवंश के अनुसार। दीपवंश ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है। और ये मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, ये ध्यान रखना है। कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अशोक किसका पोता था, तो ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज निम्न में से किसके राज दरबार में दूत बनकर आया था। इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश का संस्थापक है। ठीक है। और ये मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये ध्यान रखना है। और मेगास्थनीज के मालूम एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो पूछा जाता है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इसे याद ऐसे रखना है, इंडिका को इंडिया से रिलेट कीजिए कि इंडिया में मेगा खनिज है, यानी कि इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को मेगा खनिज बोल रहे हैं। इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने अय्यार ए दानिश के नाम से किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पंचतंत्र। पंचतंत्र पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने अय्यार ए दानिश के नाम से किया है। अब इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि पंचतंत्र का लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विष्णु शर्मा है, आपको भी मालूम है, ठीक है। लेकिन इसे याद कैसे रखना है ताकि आप कभी भूलें नहीं। तो देखिए, पंचतंत्र को बोलना है पंचमंत्र। पंचमंत्र यानी कि विष्णु भगवान की जब पूजा करते हैं तो मंत्र का उच्चारण करते हैं, यानी कि पंचमंत्र, यानी कि पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 305 ईसा पूर्व में हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त ने अंतिम सांस कहाँ ली, यानी कि उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कर्नाटक के सरवनबेलगोला में हुआ था, ये ध्यान रखना है, 298 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व याद आप भूल भी जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरवनबेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, किस प्रकार की भूमि को ओप्रहत कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है बिना जोती हुई जंगली भूमि को ओप्रहत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेड़ा का युद्ध किन के बीच हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है साहू और ताराबाई के बीच हुआ था 1707 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है डलहौजी ने किया था। देखिए, डलहौजी से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हड़प नीति किसने अपनाया? तो डलहौजी ने, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किसके समय चला? तो लॉर्ड डलहौजी के समय चला था 1853 में, क्योंकि डलहौजी का काल था 1848 से 56, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बख्त खान ने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यंग बंगाल। इसका करेक्ट आंसर है, ये बुक में दिया हुआ है बी, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए ये बीबीएन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक है बीबीएन डेरोजियो, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स मेटकाफ के बीच हुआ था। रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच हुआ था। अब चार्ल्स मेटकाफ जैसे ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसे ही, चार्ल्स मेटकाफ को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के ब्राह्मण समाज को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेद समाज, यानी ऐसे समझिए कि वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्राह्मण समाज कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और वेद समाज के स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन और के धरलू नायडू ने किया था 1864 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है लंदन में किया गया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन लंदन में हुआ था। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किसने किया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, ये ध्यान रखना है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना किया था, ये ध्यान रखना है। इंडिया हाउस का स्थापना जो है लंदन में किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय पारित हुआ? तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था, ठीक है। तो 1880 से 84 कार्यकाल था लॉर्ड रिपन का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। अस्थाई बंदोबस्त का है कॉर्नवालिस, लेकिन स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए? इसका करेक्ट आंसर है 1892 में चुने गए थे। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2-3 है, इससे दादा भाई नौरोजी से पूछा जाता है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारत का बायोब्रिथ किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? तो दादा भाई नेहरू ने लगाया था। और प्रति व्यक्ति कितने रुपये लगाया था? 20 रुपये, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ऐसे हिंदी में अगर पूछेगा कि ब्रिटिश संसद चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 अगस्त 1925 में हुआ था ये, ठीक है। और ये काकोरी है कहाँ मालूम? यूपी के लखनऊ में है, ठीक है। काकोरी घटना में राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को इन्हें फांसी दिया गया था और चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई सोशलिज्म किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण को। अब जयप्रकाश नारायण आया तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कन्फ्यूजन वाला, ठीक है, हम पूछते हैं आपसे अभी, जैसे कि लोकमान्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन में 2 व्यक्ति रहेगा निश्चित, ठीक है। लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को या तो जयप्रकाश नारायण को। तो इसको ऐसे याद रखिए, एक है लोकमान्य, एक है लोकनायक, ठीक है। तो लोकमान्य यानी कि मान्य ऐसे करना है कि किसी को अगर तिलक लगाएंगे ना तो इसका मतलब वो उसको मान सम्मान दे रहे हैं, ठीक है। तो तिलक हो जाएगा लोकमान्य, ठीक है। लोकमान्य कहेगा लोक बाल गंगाधर तिलक को, और लोकनायक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? देखिए प्रथम जनगणना है ना 1800 कितने में होता मालूम? 1872 में हुआ था। हाँ 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था, ठीक है। तो उस समय था कार्यकाल इसका लॉर्ड मेयो का, ठीक है, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना किसके समय हुआ, तो नियमित जनगणना 1881 ईस्वी से शुरू हुआ, जो कि अभी तक चल रहा है 10-10 साल के बाद, ठीक है। 1881 से नियमित ये लागू है। तो ये हुआ था 1881 में। कार्यकाल किसका था? तो लॉर्ड रिपन का था 1880 से 84, ठीक है। नियमित जनगणना पूछेगा किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड रिपन के समय। और प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, यह ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि क्रिप्स मिशन को है ना किसने, क्वेश्चन पूछेगा कि क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो गांधी जी ने कहा था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में बम फेंका था भगत सिंह, और इसके साथ एक व्यक्ति और थे बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में ये बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई? तो इसमें क्या है, ईस्वी जानना जरूरी है। जैसे कि साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था, ठीक है, 1928 में आया था। और गांधी इरविन समझौता 1931 में, और दांडी मार्च 1930 में, और सविनय अवज्ञा 1930 में। तो सबसे पहले कौन होगा? 1928 वाला। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार, ठीक है। साइमन कमीशन जब भी आए आपके दिमाग में आना चाहिए कि साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। और साइमन कमीशन का विरोध किस लिए हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ था। और साइमन कमीशन के विरोध में किसको मतलब लाठी से चोट लगने के बाद मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय का, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, ठीक है। अब रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, और बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून इसे भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण क्या था? तो यही था, रोलेट एक्ट का है ना विरोध करने में हिंसा हुआ था, तो फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुंडेल समिति की अनुशंसा पर बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, ठीक है। देखिए उस समय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था 1910 से 16, ठीक है।
तो हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, इस घोषणा में कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। किसने किया था? सलीमुल्लाह और आगा खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, इसी का नाम बाद में है ना हरिजन सेवक संघ पड़ा था। तो और एक क्वेश्चन ये ध्यान रखिए आप, सिंपल या अस्पृश्यता आया तो यानी कि अस्पृश्यता का अंतर किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1860 में लगाया गया था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। अच्छा, मणिपुर की राजधानी कहाँ? इम्फाल। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। ठीक है, अल्मोड़ा जेल उत्तराखंड में। अभी जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा, कभी पूछ देगा आपको गांधी जी को किस जेल में रखा गया था, तो ये सब ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा था, गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा था और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा था। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मास्की अभिलेख में। ठीक है, और मास्की अभिलेख में ही अशोक का नाम का जिक्र है। ठीक है, एक क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है कि अशोक का नाम का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। ये ध्यान रखना है। और अशोक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची का स्तूप किसने बनाया? तो अशोक ने। और एक है धामे का स्तूप जो कि वाराणसी में यूपी में, वो धामे का स्तूप को किसने बनाया? तो अशोक ने। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ह्वेनसोंग। ठीक है, देखिए एक चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, फायान। ठीक है, तो इससे कभी कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ऐसे ध्यान रखिए हर्षवर्धन ह्वेनसोंग। हर्षवर्धन ह्वेनसोंग यानी ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, अब फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक मृक्षकटिकम किसने लिखा था? तो मृक्षकटिकम के लेखक है शूद्रक। नाम एक जैसा है, देखिए ध्यान मिला के, है ना, मृक्षकटिकम शूद्रक। और यहाँ वेद व्यास है, मान लो वेद व्यास से प्रसिद्ध ये लिखे थे। जैसे महाभारत और भागवत गीता के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। ये ध्यान रखना है। महाकाव्य महाभारत के लेखक है वेद व्यास। और कालिदास का तो कई पुस्तक है जिसमें प्रसिद्ध है, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम के लेखक कालिदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, इसका आंसर है कि सी, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि यह समझने के लिए कि अभिगम का किस प्रकार का अवलोकन किया जाता है, वो सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशव काल की अवधि है, तो इसका करेक्ट आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक का आयु को है ना शैशव काल कहा जाता है। इसमें बच्चों का काफ़ी तेज़ी से विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, साबूदाना बीज नहीं है। बाकी ये गेहूँ, काली मिर्च, सौंफ, ये सब क्या बीज है, और साबूदाना बीज नहीं है। अब गेहूँ यहाँ आया ना, गेहूँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूँ का वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना है ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुग्म सही है? तो असम बिहू, ये तो सही है ना। बिहू लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? असम में।
ठीक है। और उड़ीसा का लोक नृत्य है ओडिसी, ये गलत है। भरतनाट्यम तो है किसका, तमिलनाडु का, और तमिलनाडु का हो गया भरतनाट्यम। और ये लावनी जो है ना महाराष्ट्र का, ये ध्यान रखना है। और कर्नाटक का है यक्षगान, यानी कि इसमें केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर है कि यह वास्तविक स्थितियों में सिखाने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कहवा के लिए। कहवा मालूम किसको कहते हैं, कॉफ़ी का हिंदी नाम है कहवा, कहवा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉफ़ी। अब यहाँ दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कॉफ़ी जो है कहवा सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, तो ब्राज़ील में, ये ध्यान रखना है। और भारत के किस राज्य में कहवा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, कर्नाटक में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात में। देखिए कांडला बंदरगाह का नाम है ना दीनदयाल बंदरगाह, अब हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है, गुजरात में है। और लोथल बंदरगाह कहाँ है, ये प्राचीन काल से पूछा जाएगा, तो लोथल बंदरगाह भी गुजरात में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे कि भारतीय प्राणी विज्ञान, ये है कहाँ, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र है कोलकाता में, इसको कोलकाता में मिलाइए, ठीक है। और वन प्रबंधन है, वन प्रबंधन आपका हो गया भोपाल में। और वन सर्वेक्षण केंद्र है देहरादून में। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु में, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसे एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था 2022 में, ये बिल्कुल सही है। और भारत ने कुल 66 पदक जीते थे, ये गलत है, क्योंकि भारत ने 61 पदक जीता था, ठीक है, ये गलत है। और पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा था, ये भी सही है, यानी 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष, ये शतरंज अपने खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद जी को चुना गया है, ठीक है। और अध्यक्ष अगर पूछे जाए तो डबोइकोविच, ये अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण कोरिया। सिंपल ध्यान ये रखना है कि दानुरी जो है वो किस देश का अंतरिक्ष यान है, दानुरी दक्षिण कोरिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है गोनोरिया एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा HIV या एड्स का इलाज नहीं है, तो देखिए HIV एड्स का इलाज है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये है। रक्तदान ये नहीं है। और प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, ये भी एड्स का इलाज है। तो इनमें से कौन नहीं है, यानी कि रक्तदान नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर है रस्ट रोग। रस्ट कौन सा कवक रोग है, तो रस्ट, जो कि गेहूं को प्रभावित करता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रॉबेरी असत्य फल का उदाहरण है। असत्य फल का मतलब होता है ना कि असत्य फल जो है ना, वो फल जो होता है अंडाशय से विकसित होता है, जो वो असत्य फल कहलाता है। और अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भागों से जो विकसित होता है वो फल सत्य फल कहलाता है। सॉरी, फिर से समझिए, अंडाशय से जो फल विकसित होता है
वो सत्य फल कहलाता है। अंडाशय से जो फल होगा वो सत्य फल कहलाएगा, और फूल के अन्य भागों से जो विकसित फल होगा वो असत्य फल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में अग्नाशय का कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है, पाचन तंत्र में अग्नाशय का कार्य क्या है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है। ठीक है, और इंसुलिन का कार्य क्या है, यही करता है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 4। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। वो होता है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति होता है। इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीज की आवश्यकता होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के उत्पादन के लिए मैग्नीज की आवश्यकता होती है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, तो मैग्नीशियम होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है। बाकी MRI में चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंग और गामा किरणों का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण G को प्रभावित नहीं करता है, तो वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता है। बाकी ये 2 वस्तुओं के बीच की दूरी ये प्रभावित करता है और ग्रह की त्रिज्या भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ जाता है। सिंपल भाषा में समझिए कि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर में खाना कैसे जल्दी बन जाता है, तो यही कारण है कि वायुमंडलीय दबाव बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, किसके कारण, तो यही प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन मतलब होता है क्या कि जो प्रकाश का है ना विक्षेपण अधिक हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि सूर्योदय या सूर्यास्त होता है तो उस समय क्या होता है कि सभी रंग का है ना प्रकीर्णन हो जाता है बहुत अधिक, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है तो उसका प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्वनि के गति को प्रभावित नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि तापमान और ऊंचाई और आर्द्रता ये तीनों है ना ध्वनि की गति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है, तो सोडियम क्लोराइड को हेलाइट कहा जाता है। एक बार ये ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, हेलाइट, और सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे हल्को धातु सोडियम। ये गलत है, क्योंकि सबसे हल्की धातु कौन है मालूम, लिथियम। ठीक है, लिथियम जो कि पीरियडिक टेबल का पहला धातु तत्व है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, तो लिथियम सबसे हल्का धातु है। बाकी ये सबसे भारी धातु ओस्मियम, ये सही है। ठीक है, और आवर्त सारणी के शून्य समूह में रखे गए तत्व को निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम और ड्यूरेलियम, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो गया ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हंसाने वाली गैस कौन सा होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, 71 के बी हो गया आंसर, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड का कभी सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि हंसाने वाली गैस कौन सा है, तो इसे ध्यान रखना है N2O, ठीक है। अब एक बार SSC MTS में पूछा गया था कि हंसाने वाले गैस की खोज किसने किया, तो ये ध्यान रखना है प्रिस्टले ने किया था। हंसाने वाली गैस की खोज प्रिस्टले ने किया था और ऑक्सीजन की खोज भी प्रिस्टले ने किया था, ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो फोटोकेमिकल स्मोक के कारण आंखों में जलन पैदा करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्रोलिन। एक्रोलिन एक है ना अत्यधिक ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आइसोथर्मल्स कहलाती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, गैर भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो देखिए ये विचार एवं अभिव्यक्ति ये भारतीयों को सिर्फ प्राप्त है, शांतिपूर्ण सम्मेलन ये भी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, और अल्पसंख्यकों का अधिकार ये भी सिर्फ भारतीयों को मिला है, और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये भारतीय और फॉरेनर को भी मिला है, ठीक है। यानी कि सिर्फ 3 है ना, 1, 2 और 3 ये सिर्फ भारतीयों को मिला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है 52वां संशोधन अधिनियम, ठीक है। अब 52वां संशोधन अधिनियम से आपको ध्यान में आ जाना चाहिए ये कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, ठीक ना, कि दल बदल विरोधी कानून केवां संशोधन में है? तो 52वां संशोधन में ये, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून केवें अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है, ये ध्यान रखना है। और यह संशोधन कब आया था? 1985 में आया था, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह कथन किनका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, KT शाह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 324। देखिए ऐसे याद रखना है, निर्वाचन 24 है ना, 324 में है, और भाग पूछे तो 15 में है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? भारत चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को। और यही 25 जनवरी से आया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में उपबंध का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में ये दिया हुआ है ना कि अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के बारे में जिक्र है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? यानी संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय में किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार का अगर आप हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप दायर कर सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। अब ये दोनों अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है ना कि
सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। और रिट जारी कौन करता है ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट जारी करता है। रिट है कितने? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अब 44वां संविधान संशोधन से ये ध्यान रखना है कि संपत्ति के अधिकार को है ना इसी संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से हटाया गया था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? इसका करेक्ट आंसर है 6 सप्ताह तक। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123, 1 to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 के डी में है। ठीक है, और अभी रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था कि पंचायत का जो शक्ति और प्राधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? शक्ति, तो अनुच्छेद 243 के जी में, ये ध्यान रखना है। जी यानी कोखो में बोलेंगे तो छो है ना, छो में जी, 243 के जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी है? तो मानव विकास है ना किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? यानी कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 2006-07 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। बाकी ये विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाने वाला व्यय ये किया जाता है, और स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय जैसी आए तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए सिंपल कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था, और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया वो निर्धारित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट परिव्यय कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 79,000 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है हंगरी के मैदान को है रचनात्मक मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 कि विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है। ये गलत है क्योंकि ब्रिटेन जो है ना उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ये पश्चिमी नहीं है, उत्तरी में है। ठीक है, और बेफिन द्वीप ये उत्तरी महासागर में, ये सही है। मेडागास्कर हिंद महासागर में, ये भी सही है। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में, ये भी सही है। यानी कि गलत तथ्य है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाखड़ा नांगल किस राज्य की संयुक्त परियोजना में से एक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा और राजस्थान और पंजाब का संयुक्त परियोजना है।
भाखड़ा नांगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, एक यहाँ याद ऐसे रिलेट कर लीजिए कि एक गद्दी जो जनजाति है ना हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। एक होता है ना कि गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, गिद्धा भी आता है, वो हिमाचल प्रदेश का है, तो वहीं से रिलेट कर लिए, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांडला। सबसे उत्तर में उधर कांडला, फिर हल्दिया, पारादीप और सबसे नीचे इधर कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पहले NH7 था, लेकिन अभी वर्तमान में अब हो गया है NH44, 44। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, अब जैसे 44 कभी भी आपके दिमाग में आए, यहाँ आए आपके सामने, तो एक चीज़ ध्यान में आ जाना चाहिए कि समान नागरिक संहिता है ना अनुच्छेद 44 में। कैसे? देखिए, समान यानी कि 2 समान अंक रहेगा, 4 और 4। ये काफ़ी अभी चर्चा में है समान नागरिक संहिता, इसलिए ध्यान रखना है। समान यानी समान अंक 2 रहेगा, 4 4 यानी अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है काली मिट्टी में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है काली मिट्टी को और किस नाम से जाने जाते हैं? तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ये क्योंकि कपास सबसे अधिक है ना काली मिट्टी में ही होता है, इसलिए काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्णप्रयाग कहलाता है। ठीक ना, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कर्णप्रयाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पठार भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है छोटा नागपुर का पठार को है ना खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है उदयन। और आज का क्वेश्चन है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।